दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज क्या होगा? तो सेलों को हम कुछ इस तरीके से जोड़ रहे हैं। देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, 5 सेल और एक उल्टा जोड़ दिया गया। निगेटिव को निगेटिव से कुछ इस तरीके से जोड़ दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि इसका टोटल जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, और प्रत्येक का कितना है 1.5 वोल्ट। अब एक उल्टा हो गया तो एक कट जाएगा, बचेगा कितना 4, 1 2 3 4। अब 15 1.5 में 4 से गुणा कर देंगे, 1.5 गुणे 4 तो 15 चौका 60, तो आ गया 6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 6 वोल्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बीएच लूप का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तांबा हानि, एडी करंट लॉस, कुल्लो हानि, हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये दर्शाता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। क्या? डी। अब कुछ इस तरीके से बनता है बीएच कर्व। कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है आपका बी और ये है आपका एच। ये जो दर्शाता है ये दिखाता है हिस्टैरिसीस लॉस। क्या? हिस्टैरिसीस लॉस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्यूरी बिंदु तापमान जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान मतलब क्यूरी तापमान क्या होता है? तो क्यूरी बिंदु तापमान वह तापमान होता है जो लौह चुंबकीय पदार्थ को अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल दे, वह क्यूरी तापमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रेरित ईएमएफ और धारा सदियों इनके उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं। उस नियम की खोज किसने की? जो उत्पन्न ईएमएफ हो रहा है और धारा उसके उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर रहा है, उस नियम की खोज किसने की? फैराडे ने, लेंज ने, मैक्सवेल ने, किरचॉफ ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लेंज ने। और लेंज नियम जो है ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाही करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? कार्क के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, एंड के नियम द्वारा। तो ये बल की दिशा ज्ञात करना है, यानी कि फोर्स की दिशा ज्ञात करना है, कंडक्टर के घूमने की दिशा ज्ञात करना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। और यह जो लगता है ये आपका लगता है डीसी मोटर में। किसमें? डीसी मोटर में। मोटर में लगता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कंडक्टर के घूमने की दिशा यानी कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का यूज करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच उपलब्ध प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ब्रश प्रतिरोध, ब्रश सामग्री का विशिष्ट प्रतिरोध, ब्रश घर्षण प्रतिरोध, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मान लीजिए ब्रश है और इस पे कम्यूटेटर लगे हैं। क्या लगे हैं? कम्यूटेटर। तो इसके बीच का जो ये संपर्क है इसी को बोला जाता है ब्रश संपर्क प्रतिरोध। अब हम बात करते हैं ब्रश की। किसकी? ब्रश की, यानी कि कार्बन ब्रश। किसके यूज किए जाते हैं? कार्बन के। तो इसीलिए बोला गया कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या है? कार्बन जो मटेरियल है ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है।
सेल्फ लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक होता है, और यह एनटीसी मटेरियल जितना गर्म होगा उतना ज्यादा इसमें से धारा फ्लो होगा, क्योंकि गर्म होने पे रेजिस्टेंस का मान कम होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मटेरियल है। क्लियर। अब एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि ब्रश 2/3 भाग घिस जाए, क्या हो जाए, घिस जाए, या 1/3 भाग शेष रहे, क्या रहे, शेष रहे, तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है? उत्तेजक यानी कि एक्साइटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर, एसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, एसी शंट जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, डीसी शंट जनरेटर। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जहां भी एक्साइटर या उत्तेजक की बात आएगा, जहां भी एक्साइटर या उत्तेजक की बात आएगा, वहां डीसी शंट जनरेटर ऑप्शन सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। क्या? स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट। वेल्डिंग जनरेटर में होता है लैप वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, 1 और 2 दोनों वे कनेक्टेड वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लैप वाइंडिंग। अब हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग क्या होता है, वेब वाइंडिंग क्या होता है। एक नंबर यहां से मिल जाएगा आपको, लैप और वेब। ध्यान दीजिएगा, लैप को हम पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल वाइंडिंग। जबकि वेब को बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है वेब सीरीज। क्या? वेब सीरीज सभी लोग देखते होंगे, तो वेब सीरीज प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब लैप में क्या होता है, जो करंट होता है आई, ये होता है उच्च। लैप में जो करंट होता है ये उच्च होता है और वोल्टेज लो होता है। क्लियर। इसीलिए वेल्डिंग जनरेटर की जो आवश्यकता होती है, उच्च करंट और लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग यूज किया जाता है। सेम वेब वाइंडिंग इसका उल्टा है, करंट का मान इसमें कम होता है और वोल्टेज का मान ज्यादा होता है। अब क्या जरूरत है, अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो वेब वाइंडिंग का यूज करेंगे, करंट ज्यादा चाहिए तो लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटरपोल वाइंडिंग का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, मशीन की गति धीमी करना, मोटर की गति तेज करना, मुख्य क्षेत्र की शक्ति कम करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इंटरपोल जो लगाया जाता है ये कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए लगाया जाता है, मुख्य कार्य। लेकिन इसका जो संयोजन होता है, इंटरपोल वाइंडिंग का जो जोड़ होता है, जो जोड़ा जाता है, या आर्मेचर और सीरीज फील्ड के सीरीज में लगाया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग के या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के, दोनों के सीरीज में लगाया जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्टुअल। एक शंट जनरेटर 1500 आरपीएम की स्पीड से चल रहा है। अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है तो स्पीड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है E समानुपाते फाई इंटू एन, होता है ना। तो यहां से ये मिल जाएगा एन समानुपाते 1/फाई, अपोजिट। यानी कि अगर फ्लक्स के मान को कम कर दिया जाए तो स्पीड का मान ज्यादा हो जाएगा। अब यहां कर रहा है फ्लक्स को आधा, फ्लक्स को क्या कर रहा है, आधा, तो जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 2 गुना।
क्या हो जाएगा 2 गुना यानी कि 2n। और पहले था आपका 1500 आरपीएम और 2n मतलब 2 गुणे 1500, ये हो जाएगा आपका 3000 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से वीडियो पाना हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।